नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने महाजन पदों के बारे में अध्ययन किया। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, उसके बारे में हमने वीडियो में देखा। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो मगध महाजनपद था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मगध महाजनपद जो है इसका हर्यक वंश और उसके बाद मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के सामने आया। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मौर्य वंश है उसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो मगध के शासक हैं मौर्य वंश, उसके बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य वंश का जो शासन काल रहा वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अब मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध की क्या स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध पर नंदवंश के राजा धनानंद का शासन था। और यहाँ पे जो धनानंद है नंदवंश का, उसका शासन था, लेकिन वह शासन कैसा था उसके बारे में भी जान लेते हैं। धनानंद विलासी शासक था। अत्यधिक करों के कारण प्रजा दुखी थी। राज्य के लोग धनानंद के अत्याचारों से पीड़ित थे और यूनानी शासक सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण। जब नंदवंश का शासन था, धनानंद का शासन था, तो उस समय ये समस्याएं वहां पे मगध में उत्पन्न थी। अब जनता क्या चाहेगी, इन जो समस्याएं हैं इनको दूर करने वाला कोई ना कोई शासक आए और प्रजा को मुक्ति दिलाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो मगध के जो आवश्यकता है वो कैसे शासक की है कि धनानंद के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाए, ऐसा कोई शासक आए। सिकंदर के आक्रमण से मगध को बचाए, ऐसा कोई शासक होना चाहिए जो सिकंदर के आक्रमण से मगध को बचाए। प्रजा को असहाय कर भारों से मुक्त कराए। जो धनानंद ने अत्यधिक जो कर लगा रखे हैं और उनका वसूलने का जो तरीका है वो भी बहुत अत्याचारपूर्ण है, तो उनसे मुक्ति दिलाए। और चौथा है, मगध को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को पूरा करे। ऐसा वहां के मगध के लोग चाहते हैं, प्रजा चाहते हैं, और मगध को भी ऐसे शासक की आवश्यकता है। इसी दौरान चाणक्य के जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पे चाणक्य वहां का एक गुरु था, शिक्षक था, और उसी का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आता है और धनानंद के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए आता है। धनानंद को युद्ध में पराजित करता है, उसको मृत्यु के घाट उतार देता है और स्वयं यहाँ पे क्या बन जाता है, मगध का शासक बन जाता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन करते हैं। उसके बाद में उनके पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ये भी शासक बनता है और ये 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और इसका जो शासन रहा बहुत ही स्वर्णिम काल में गिना जाता है। और आपने नाम सुना होगा अशोक महान, यही अशोक महान के हम बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी, ये तीनों शासक बहुत ही पावरफुल रहे हैं, इसलिए हम इनका पूरे वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे इनके बारे में। इसके अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर साबित हुए, इसलिए उनको सिर्फ अशोक के उत्तराधिकारी के नाम से नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये देखा कि मौर्य वंश की स्थापना से लेके उसके पतन तक जो शासक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध के सिंहासन पर बैठा। ये और व्यापक विजय अभियान के द्वारा उसने अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सीमा रेखा हमारे ऋग्वेदों में या वेदों में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे संपूर्ण भारत पे उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसी को कहा गया है कि प्रथम अखिल भारत, क्योंकि इससे पहले किसी का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना मौर्य वंश का आता है या चंद्रगुप्त मौर्य जितना साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसीलिए कहा है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर आप सिकंदर महान का जो सेनापति, सिकंदर की मृत्यु के बाद में वहाँ का जो यूनान का जो शासक है इनका,
वो साम्राज्य डिवाइडेशन कर लेते हैं और अपने भारत के जो बिल्कुल लगता हुआ जो हिस्सा है, यहाँ पे जो शासक बनता है वो बनता है सेल्यूकस निकेटर। ये उसका सेनापति था भारत में जब आक्रमण करने आया उस समय भी। तो ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, दोनों के बीच में संधि होती है और संधि के दौरान ये तय किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देगा। इसके बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर किसको देगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद दूसरी कंडीशंस ये रखी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना, इसका विवाह किससे कर दिया जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो इस तरीके से ये विवाह हो गया और ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसी मेगास्थनीज ने यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य हम देखते हैं तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे भारत का लगभग पूरा एरिया, यहाँ का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह भी किसमें सम्मिलित है, इसके मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे आप ये सिंधु नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ, ये जो सिंधु नदी है इसके पश्चिम की तरफ पहले सेल्यूकस निकेटर जो है इसका शासन था, लेकिन अभी आपने देखा 305 के युद्ध के बाद ये हिरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, मेखलान, ये सारा का सारा प्रदेश किसके पास में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आ जाता है। इस तरीके से वो ये अखिल भारतीय जो साम्राज्य की स्थापना करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके आगे हम बात करें तो तमिल में ग्रंथ है अहनानरू और मुन्नानरू, इनसे हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वह दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। और इसका दूसरा पक्ष हमें यह भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम समय का मतलब राज करने के बाद में 298 ईस्वी में जब वह अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर स्वयं जैन मुनि है भद्रबाहु, उनसे दीक्षा लेते हैं और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो मैसूर है वहाँ पे उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। इससे हमें ये भी लगता है कि यदि वह मैसूर श्रवणबेलगोला यहाँ पे गए हैं तो नेचुरल है वह अपने साम्राज्य में ही गया होगा। इस तरीके से दक्षिण भारत में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो इस तरीके से हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर